सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त चिंकी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आपके चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। तो आज इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले हमने इसी चैप्टर का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने लगभग आधा चैप्टर अपना कवर कर लिया था और आज हम करेंगे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2। मैंने इन दोनों चैप्टर्स को क्या करा कि मैंने इन दोनों चैप्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, क्योंकि ये चैप्टर जो था लेंथी था और बड़ा था और ज़्यादा बड़ी वीडियो में अगर मैं एक ही चैप्टर को समझा देती वो थोड़ा तो नहीं, बहुत ज़्यादा एक तरह से बोरिंग हो जाता और फिर आधे लोग वीडियो स्किप करते करते उसे वीडियो को छोड़ के चले जाते। तो इसलिए आज हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2 करेंगे, जिसमें हमें देखना है कि आगे की जो क्या क्या दिक्कतें हमें देखने के लिए मिली थी कि हमारा जो इंटीग्रेशन हुआ था, जो हमारे वल्लभ भाई पटेल हैं उन्होंने ऐसा क्या किया था कि हमारी स्टेट्स को दोबारा से बांटा गया था, किस बिहाफ पे हमने स्टेट्स को बांटा था, कौन सी दिक्कतें आई थी, जो रजवाड़े थे उनका विलय करने में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, फिर जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जो आपका जवाहरलाल नेहरू थे उनका क्या दृष्टिकोण था हमारे भारत देश को लेके, मतलब कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया था उसके बाद हमें कैसे उसे गठित करना था एक लोकतांत्रिक देश के रूप में। तो अभी हम देखते हैं कि रजवाड़ों के विलय में जो हमारे पटेल जी हैं, श्री वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने किस तरह की भूमिका निभाई। तो देखते हैं, भारत देश के छोटे बड़े टुकड़े हो जाने की संभावना बनी हुई थी, क्योंकि जो हमारे भारत के अंदर उस टाइम पे रजवाड़ों की संख्या थी वो समथिंग 565 उस टाइम पे क्या थी, रियासतें थी। तो अगर हर रियासत भारत संघ में शामिल नहीं होती तो हमारा जो भारत देश था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टुकड़ों में बढ़ जाता और हमारा भारत देश एकता के सूत्र में ना रहने के अलावा जो बिखरे हुए मोती होते हैं ना उसकी तरह हो जाता। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मंडरा रही थी उस टाइम पे। ऐसे में सरकार को क्या है, कठोर फैसला लेना था कि हमारे देश का क्या है, टुकड़ों में विभाजन ना हो जाए, हमें इसको एक ही तरह से जोड़ के रखना है, एकता के सूत्र में रखना है। मतलब सभी राज्यों को या फिर सभी रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाएगा तो क्या है, हमारा भारत देश बिखरा बिखरा नहीं लगेगा, बहुत सारी रियासतें इसके अंदर होगी तो बहुत सारी विविधताओं वाला क्या है, एक तरह से देश बन जाएगा। जबकि मुस्लिम लीग है, इसने इसका क्या है, विरोध किया। ये वही मुस्लिम लीग है जिसने आपका द्विराष्ट्र सिद्धांत, जिसमें कहा गया था कि भारत में 2 कौमों के लोग रहते हैं, एक मुसलमान और एक हिंदू, और हिंदुओं के लिए भारत पहले से था ही और मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग ने जो आपका पाकिस्तान है उसकी मांग की थी। तो जो हमारी मुस्लिम लीग थी वो इस चीज़ का क्या है, विरोध कर रही थी कि भारत में और भी संघों क्या है, शामिल होना चाहिए। लोगों का कहना था कि जो रजवाड़े हैं उनको खुद की मर्जी से फैसला लेना चाहिए, उनको किसी पे बाध्य नहीं बनाना चाहिए। तो ऐसा कहने वाले लोग जो थे वो मेनली पाकिस्तान से ज़्यादा थे, क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं थे कि भारत एक तरह से संगठित हो जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए इसको लोकतांत्रिक बनाने में। तो बहुत सारी कठिनाइयाँ थी उस टाइम पे। फिर जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उन्होंने अपने चतुराई और सूझबूझ से रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया। मतलब उस टाइम पे इतने ज़्यादा ये लोग एक तरह से तंज कस रहे थे कि भारतीय संघ में किसी भी रजवाड़े को शामिल नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि रजवाड़ों की जो खुद की परंपरागत कल्चर वगैरह है वो हर तरह से क्या है, नष्ट हो जाएगा, उनको दूसरों के क्या है, संस्कृति फॉलो करनी पड़ेगी। एक तरह से रजवाड़े अगर भारतीय संघ में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो संस्कृति है, कल्चर है, जो भी उनका पहले का रीति रिवाज है वो एक तरह से नष्ट हो जाएगा। उनको भारतीय संघ में आने के बाद भारत की ही बातें माननी पड़ेगी, भले वो धर्म से रिलेटेड हो, लोगों से रिलेटेड हो या फिर सरकार से रिलेटेड हो। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सूझबूझ से समझने के बाद जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उन्होंने कुछ रजवाड़ों को एक तरह से भत्ते देने का वादा किया, जैसे आपका प्रीवी पर्स है। मतलब अगर कोई राजा भारतीय संघ में शामिल होता है तो जितना पहले उसके पास शासन वाला क्षेत्र था उतना ही उसको दिया जाएगा और उसकी देखरेख के लिए सरकार उसे पैसा देगी। तो ऐसे कुछ मुद्दे बताए गए थे कि यदि आप हमारे संघ में आते हैं तो हम आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ देने वाले हैं। आगे देखते हैं, देसी रियासतों के बारे में हमें फिर कुछ अहम बातें भी दे रखी हैं हमारे चैप्टर में, वो क्या है चलिए देखते हैं। अधिकतर जो रजवाड़े थे वो भारतीय संघ में क्या है, शामिल होना चाहते थे। मतलब बहुत बड़ा तबका एक ऐसा था कि भारतीय संघ में शामिल होने के लिए वो तैयार था, उसे कोई भी दिक्कत नहीं थी, एक तरह से उनको एक ही पहचान से नवाजा जाता। मतलब इतनी सारी अगर रजवाड़े हैं वो भारतीय संघ में शामिल हो जाते तो उनको अलग अलग नाम से ना जानकर एक भारत देश के नाम से जाना जाता। इससे क्या होता है कि हर किसी के अंदर एक तरह से एकता का
भाव पैदा होता, कोई अलग थलग नहीं रहता, भारत के क्या है टुकड़े नहीं होते, एक ही तरह से हमारा क्या है देश संगठित रहता। तो कुछ लोग इसके पक्ष में थे। भारत सरकार कुछ ऐसे इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसे कि कश्मीर हो गया आपका, जम्मू कश्मीर। अभी ये क्यों था? क्योंकि जो जम्मू कश्मीर वगैरह के रजवाड़े थे ना, एक तरह से बहुत ज़्यादा ढीठ कह सकते हैं आप इन्हें, इनको लालच देना पड़ गया था कि अगर आप हमारे संघ में आओगे तो आपको रोजगार वगैरह क्या है भत्ते वगैरह मिलने लग जाएंगे। जैसे एक इंसान होता है जो सरकारी नौकरी करता है, रिटायरमेंट के बाद उसे सरकार क्या करती है, पेंशन देना स्टार्ट कर देती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि जो हमारी भारतीय सरकार है उसने भी सेम ही चीज़ की, अगर आप हमारे संघ में आओगे तो हम आपको ये सारे क्या है पैसे वगैरह देंगे, जो आपका प्रीवी पर्स है वो देंगे, कि आपको टाइम टाइम पे पैसे मिलते रहेंगे, भत्ता मिलता रहेगा आपकी क्या है शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे। विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचातान क्या है जोर पकड़ रही थी। मतलब हर कोई सहमत नहीं था कि भारतीय संघ में हर रजवाड़े को शामिल होना ही चाहिए। हर चीज़ को दो तरह के लोग देखने के लिए मिलते हैं, एक सपोर्ट करते हैं, एक सपोर्ट नहीं करते। तो जो सपोर्ट करते हैं वो तो रजवाड़े जो थे, रजवाड़ों के लोग, वो भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे, जैसे आपका मुस्लिम लीग हो गया, जो मुसलमान लोग होते हैं वो हो गए, वो इस चीज़ को विरोध कर रहे थे, विरोध करवा भी रहे थे और लोगों से भी। और ऐसे में भारत की क्षेत्रीय एकता और अखंडता का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हो गया था। इतने सारी कन्फ्यूजन के साथ जो हमारी भारतीय सरकार है उसको इस बात का डर था कि कहीं हमारा भारत देश बनता बनता बिखर ना जाए। इससे क्या होगा, हमारे पास कोई भी एक तरह से कंट्रोल नहीं होगा, राजा अपनी रियासतों पे शासन करेंगे, मुस्लिम लीग तो है ही पाकिस्तान में, वो तो हमारी बात सुनेगी नहीं। तो क्या है, पूरा जो देश है वो एक तरह से बिखरा बिखरा हो जाता। तो भारत की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रही थी हमारी भारतीय सरकार। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के लिए एक सहमति पत्र पर क्या है हस्ताक्षर किए, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन बोलते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो रजवाड़े होते हैं उनको यदि भारतीय संघ में शामिल होना पड़ता है तो वो कौन से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं, उस सहमति पत्र का नाम बताइए। तो उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन। ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या है, मैंने आपको बताया कि हमारे देश में उस टाइम पे 565 क्या है रियासतें थी, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर की रियासतों का विलय बाकी रियासतों की तुलना में थोड़ा बहुत ज़्यादा कठिन साबित हुआ। एक तरह से क्या हो सकता है कि जो कुछ राजा तो ऐसे थे कि जो एक ही बार में मान गए थे कि हाँ कि हम तुम्हारे भारतीय संघ में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी आप कह सकते हैं रियासतें थी, जैसे आपकी जूनागढ़ हो गई, हैदराबाद हो गई, कश्मीर हो गया, मणिपुर हो गया। तो ये जो 4 रियासतें थी इनको शामिल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी भारतीय सरकार को। वो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी चलिए देख लेते हैं एक बार। पहले देखते हैं कि जो आपका हैदराबाद है इसका विलय कैसे हुआ हमारे भारत के अंदर। हैदराबाद के जो शासक थे, जो राजा थे, उसको उस टाइम पे निज़ाम कहा जाता था। ये बहुत ज़्यादा क्रूर शासक थे, अपनी जनता के ऊपर एक तरह से अत्याचार वगैरह करते थे। अगर ये कोई भी रूल बनाते थे तो पहले पूछते नहीं थे जनता से, सीधा उनके ऊपर थोप देते थे। अगर कोई मानता नहीं था तो ये अपने गुंडे भिजवा के वहाँ पे उनको प्रताड़ित करते थे कि जो हमारा ऑर्डर है आप उसे फॉलो करो। तो ये कुछ इस तरह के शासक थे। उस टाइम पे जो वहाँ के राजा थे, निजाम थे, उनका नाम था उस्मान अली खान। उन्होंने भारतीय सरकार के साथ क्या है नवंबर 1947 में 1 साल के लिए यथास्थिति बहाल रहने का समझौता किया। मतलब कि उन्होंने क्या किया, पहले जब भारतीय सरकार ने उन्हें बोला, उस्मान अली खान जो कि हैदराबाद के निजाम हैं, उनको बोला कि आप हमारे संघ में आओगे तो हम आपको भत्ता वगैरह देंगे। तो इस बात पे क्या किया, जो निजाम है उन्होंने 1 साल के लिए पहले रहकर देखा कि भारतीय सरकार जो बोल रही है वो करके दिखाती है नहीं दिखाती। तो 1 साल तक इन्होंने क्या करा, यथास्थिति बहाल किया। उसके बाद क्या हुआ, जो आपका कम्युनिस्ट पार्टी और जो हैदराबाद कांग्रेस के नेतृत्व में किसान और महिलाओं ने निजाम के खिलाफ क्या है आंदोलन शुरू कर दिया। अब एक ही शासक में 2 तरह की बातें चल रही थी। जो वहाँ का राजा था वो तो ये कह रहा था कि मैं आपके साथ आपके संघ में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन जो वहाँ की जनता थी वो ये कह रही थी कि हमें आपके साथ संघ में शामिल होना है, क्योंकि जो हमारा राजा है वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म वगैरह करता है। जो
जनता है वो उसके चंगुल से एक तरह से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे जो निज़ाम था वो उनको रोक रहा था कि तुम अपने ही शासन में रहो, तुम दूसरे के देश में जाके नहीं रह सकते। तो इसके खिलाफ जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी थी और जो हैदराबादी कांग्रेस थी, इसके नेतृत्व में वहाँ की जनता ने निज़ाम के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए जो आपका निज़ाम है, इन्होंने अर्धसैनिक बल यानी कि जो अपने गुंडा होते हैं, रजाकार बोला गया है इस भाषा में, को भेज दिया कि ये जो आंदोलन मेरे खिलाफ चल रहा है, आप इनको क्या करो, इनको बंद करवा दो। इसके जवाब में भारतीय सरकार ने सितंबर 1948 को सैनिक कार्रवाई के द्वारा निज़ाम को आत्मसमर्पण करने के लिए क्या है, मजबूर कर दिया। जब जनता के ऊपर उनका राजा ही अत्याचार कर रहा है तो जनता के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि वो किसी और से मदद मांगे। तो जो जनता थी उन्होंने क्या करा, भारतीय सरकार से मदद मांगी। इसके जवाब में क्या है, भारतीय सरकार ने सितंबर 1948 में हैदराबाद में अपनी सेना भेजकर जो वहाँ का निज़ाम था उस्मान अली खान, उसको आत्मसमर्पण करने में क्या है, मजबूर कर दिया। और भारत सरकार का जो ये कदम था ये एक तरह से सफल भी हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा हैदराबाद है वो भारतीय संघ में शामिल हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े के बाद जो हमारा हैदराबाद है वो भारतीय संघ में एक तरह से शामिल हो गया। आगे जो आपका अगला है वो है मणिपुर रियासत का विलय भारत संघ में कैसे हुआ। मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बनी रहे, इसको लेकर महाराजा जो वहाँ के बोधचंद्र सिंह थे वह भारत सरकार के बीच विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। जो आपका सहमति पत्र था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन पे क्या है, हस्ताक्षर हुए, लेकिन कुछ शर्तें रखी गई थी मणिपुर की तरफ से कि जो हमारी आंतरिक स्वायत्तता है, मतलब जो हमारी जो भी परंपरागत कल्चर वगैरह है वो बना रहे, इसको नष्ट नहीं होना चाहिए जब हम आपके संघ में शामिल हो जाएंगे। तो इसको लेकर उन दोनों के बीच में सहमति पत्र पर क्या है, हस्ताक्षर किए। भारत की तरफ से भारतीय सरकार थी और जो मणिपुर है इसके तरफ से क्या थे, आपके बोधचंद्र सिंह। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मणिपुर रियासत का जो विलय किया गया था भारतीय संघ में, तो उस टाइम पे वहाँ के राजा कौन थे, तो वहाँ के राजा थे बोधचंद्र सिंह। जनता के दबाव में निर्वाचन करवाया गया और इस निर्वाचन के फलस्वरूप संवैधानिक राजतंत्र क्या है, कायम हो गया। आपको मैं एक फैक्ट बताती हूँ कि जो हमारा मणिपुर रियासत है, यहाँ ये पहला ऐसा स्टेट है भारत का जहाँ पे सबसे पहले वोट देने का क्या है, इस्तेमाल किया गया था। जो आपका मौलिक अधिकारों में से एक है ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो इस चीज़ का यहाँ पे सबसे पहले यूज़ किया गया था, जिसके बाद हमारा जो मणिपुर रियासत है वो भारतीय संघ में शामिल हो गई थी। तो ये था हमारा मणिपुर कैसे हुआ शामिल हमारे भारतीय संघ में। अब आता है कि जो आपका राज्यों का पुनर्गठन है वो कैसे हुआ। मतलब अब लोगों ने ये कहा कि जब सारी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो रही है तो भारत के अंदर जो बिखरे हुए देश हैं, बिखरे हुए स्टेट्स हैं, उनको कैसे गठित किया जाए। तो आधे लोगों का कहना था कि भाषा के आधार पर हमें राज्यों का गठन करना चाहिए। तो वो सब क्या था, आगे देखते हैं। औपनिवेशिक काल के समय प्रांतों का जो गठन है वो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाता था, लेकिन स्वतंत्र भारत में भाषाई और जो सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर राज्यों का क्या है, गठन करने की मांग हुई। क्या होता है, जब आपका पहले का काल था उस टाइम पे तो जो हमारे प्रांतों का गठन किया जाता था वो प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर किया जाता था, लेकिन अब जब 1947 के बाद हमारा भारत आज़ाद हो गया तो लोगों की ये मांग थी कि जो राज्यों का गठन होगा वो भाषाई और जो उनकी सांस्कृतिक बहुलता होता है इसके आधार पर हम क्या करेंगे, राज्यों को बांटेंगे। वो क्या था, चलो देखते हैं आगे। आप देखते हैं कि इसी के बिहाफ पे हमारा जो पहला आंध्र प्रदेश है, मतलब कि भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला जो आपका राज्य है वो आंध्र प्रदेश कहलाता है। इसका निर्माण कैसे हुआ। अब तेलुगु भाषी लोगों ने मांग की कि मद्रास का जो प्रांत है कि तेलुगु भाषी इलाके को अलग करके एक नया राज्य बना देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो तेलुगु भाषी है, मतलब तेलुगु भाषा बोलता है। इस आंदोलन के दौरान क्या है, जो कांग्रेस के आपके एक वरिष्ठ नेता थे ना, पोटी श्री राम मल्लू, इन्होंने 56 दिनों तक क्या करा था, 56 दिनों तक भूख हड़ताल की थी कि तेलुगु भाषाई लोगों के लिए एक अलग से क्या है, आंध्र प्रदेश बनाना चाहिए। और इसी जो आपकी भूख हड़ताल है, इनके बाद क्या है, इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरह से मारकाट चल गई। कि उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो सरकार को लेके जनता के अंदर आक्रोश आ गया था कि आपकी वजह से हमारा एक वरिष्ठ नेता मर चुका है, लेकिन आप हमारी क्या है, बात नहीं मान रहे हैं। तो इसी बात की जल्दी जल्दी में
दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से क्या है एक राज्य बनने की घोषणा कर दी गई भारतीय सरकार द्वारा। तो ऐसे करते हैं, तो ऐसे करके सबसे पहली बार जब भाषा के आधार पर राज्यों का पार्टीशन शुरू हुआ तो सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश बना था, जिसमें तेलुगु भाषाई लोगों को रखा गया था। इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना आपका। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अब एक चीज़ और आती है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि आपका SRC है, ये कब बना, क्यों बना और इसका क्या काम था, तो चलिए देख लेते हैं। 1953 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व जो न्यायाधीश थे फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। अब क्या हुआ कि 1953 में जो केंद्र सरकार है आपकी, उन्होंने उच्चतम न्यायालय के पहले, मतलब जो पहले रह चुके हैं भूतपूर्व न्यायाधीश जिनका नाम फजल अली था, इनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। जो मुखिया होंगे वो 3 सदस्य होंगे। इसी के चक्कर में क्या है हमारा SRC का गठन हुआ। ये मेन तौर से बनाया इसलिए गया था कि जो राज्य का गठन पार्टीशन है वो भाषा के आधार पर किया जाएगा। तो आगे देखो, आयोग की कुछ प्रमुख सिफारिशें भी थी। अब किसी आयोग को बनाया जाता है तो उसकी कुछ सिफारिशें भी होती है कि वो किस चीज़ पे कार्य करेगा, उसकी कार्य अवधि क्या होगी, वो किन रूल्स को फॉलो करेगा। तो वो कुछ ऐसी थी। त्रिस्तरीय जो कि आपका भाग ABC है, राज्य प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा। केवल 3 केंद्र शासित क्षेत्रों को छोड़ के, मतलब कि जो आपका अंडमान और निकोबार है, दिल्ली है और मणिपुर है, इसको छोड़ के बाकी के केंद्र शासित क्षेत्रों को उनके नज़दीकी राज्यों से क्या है मिला दिया जाएगा। मतलब उस टाइम पे इस आयोग ने कुछ ऐसी सिफारिशें रखी थी कि जो आपका त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली है इसको समाप्त कर दिया जाएगा, और फिर जो आपके अंडमान निकोबार, दिल्ली और मणिपुर है, सिर्फ इन्हीं को यूनियन टेरिटरीज माना जाएगा। बाकी जो बची हुई यूनियन टेरिटरीज है उनको उनके साथ वाले एरिया के साथ मिला के क्या है राज्य में गठित कर दिया जाएगा। तो ये दूसरी सिफारिश थी। राज्यों की सीमा का निर्धारण वहाँ पर बोली जाने वाली क्या है भाषा के आधार पर होगा। मतलब कि जो भाषा जिस राज्य में ज़्यादा बोली जाएगी उसके लिए एक अलग से राज्य बना दिया जाएगा। जैसे कि हमारा आंध्र प्रदेश बना था तेलुगु भाषाई लोगों के लिए। अब इसके कुछ परिणाम भी हमारे सामने निकल कर आए थे कि इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की तथा इसके आधार पर संसद ने पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 पारित किया, जिसमें बताया गया था कि 14 राज्य होंगे हमारे भारत में और 6 क्या है आपका यूनियन टेरिटरीज होंगी। अब क्या हुआ कि जब 1953 में हमारा SRC बना, उसके बाद क्या है 1955 में इसने क्या है एक रिपोर्ट पास की जिसमें यह बताया गया था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो कि आपका 1956 में पारित किया गया था, इसके आधार पर हमारे भारत में 14 राज्य होंगे और 6 क्या है आपके केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो ये हमारे क्या है परिणाम निकल कर आए। अब आगे देखते हैं। संघ केंद्र शासित क्षेत्र जो बाद में राज्य बने, मतलब कि ये जो राज्य दिख रहे हैं ना आपको, मिजोरम मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, ये पहले क्या है यूनियन टेरिटरीज थे, लेकिन बाद में इनको राज्य बना दिया गया। ठीक है, इसमें इतना ही था। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बताती हूँ कि जो आपका मणिपुर भारत का पहला भाग है जहाँ पे आपका वोट देने का जो अधिकार है, यानी कि आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर जून 1948 में क्या है चुनाव करवाए गए थे। ये एक ध्यान में रखने वाला मुद्दा है क्योंकि इसमें से MCQ आपके बहुत सारे बन सकते हैं और आ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में आपके फाइनल वाले में। अब है आपका सेकंड कि अब ये चीज़ कही गई है कि जो आपका भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था, इसकी नींव कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना 1920 में नागपुर में, वहीं से इसकी क्या है नींव पड़ गई थी कि जब हमारा भारत आज़ाद होगा तो इसका जो पार्टीशन किया जाएगा राज्यों का, उसका पार्टीशन भाषा के आधार पर किया जाएगा। ये नींव आपकी पहले ही 1920 में पड़ चुकी थी कि भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का जो राजनीतिक मुद्दा है, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो कि आपका 1920 में पारित हुआ था, में पहली बार शामिल किया गया था। मतलब कि यही मुद्दा हमको 1920 से ही देखने को मिल रहा था। सो वेरी थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए। हमारा जो चैप्टर है ये पूरा हो चुका है। हमने फर्स्ट पार्ट भी अपना कंप्लीट कर लिया और सेकंड पार्ट तो मैंने अभी आपको करा ही दिया है। तो ये चैप्टर क्या है हमारा पूरा हो चुका है।
आने वाले टाइम में मैं आपको इसी बुक के सारे चैप्टर्स को बनाकर देने वाली हूँ, अपलोड करने वाली हूँ अपने चैनल पे। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट आपको नई नई वीडियोस देखने के लिए मिलती रहे। एंड अगर कोई क्वेरी होती है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। रिव्यू देने के लिए आप कुछ भी एक थम्स अप कर सकते हैं। और वेरी थैंक यू कि आपने मेरी वीडियो देखी। सो स्टे ट्यून विद मी, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसी ही और वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, थैंक यू।